गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरी जस्ट इसके बाद द नेक्स्ट क्लास है, फिर लेट हो जाता। ओके क्लास, गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। And now you can mention your attendance in the chat box. Just mention your name and your, okay, in the chat box. Okay, now we are going to start our lecture. लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, हम लोग बात कर रहे थे जिनका, प्लीज म्यूट योर माइक स्टूडेंट्स। ओके ओके क्लास, हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। हम लोगों ने मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया था, और आज हम लोग मेथड्स को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आगे का सेशन, जो हम लोगों का टेक्निक्स है। आई होप क्लास द पीपीटी इज विजिबल फॉर यू। Yes, ma'am. ओके 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 क्लास, टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मेथड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम लोग टेक्निक्स की बात करेंगे। उससे पहले बस हम लोग मेथड्स में गो थ्रू करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स थे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जांपल्स पे डिस्कस कर लिया था कि कौन से जो मेथड्स हैं वो किस किस पर्सपेक्टिव में यूज होते हैं। तो ये जस्ट एक रिवीजन के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। Job costing, the cost incurred for a particular job that can be easily identified. जॉब कॉस्टिंग ऑब्वियसली प्रेफरेबली कहाँ यूज होती है, जहाँ पर ट्राई ये किया जाता है कि एक कंसाइज वे में किसी पर्टिकुलर हम जॉब की बात करते हैं, और हम बात करते हैं और आइडेंटिफाई भी करते हैं आसानी से। कोई भी एक पर्पजफुल काम होना चाहिए और जिसको हम जॉब की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे जॉब कॉस्टिंग। और इसका एक एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग हो सकता है। एडवर्टाइजिंग अलग अलग टेक्निक्स यूज किया जाता है एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, कहीं पे पैम्पलेट्स यूज किए जाते हैं, कहीं पे विजुअल्स यूज किए जाते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे आपकी जॉब परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कॉस्टिंग एनालाइज करते हैं और हम उसकी कॉस्टिंग तय करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। Contract costing is similar to job costing, but the duration of assignment is longer. Obviously, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी जैसे हम लोग ने डिस्कशन भी ऑलरेडी कर चुके हैं कि यहाँ पर भी हम लोग कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी ये होती है कि इसमें भी आपको एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने को दिया जाता है, और उस टास्क के अकॉर्डिंग आप कितना कॉस्ट आपका बियर हो रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है, आप उसकी कॉस्टिंग करते हो। बट जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज फार मोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोलते हैं, या हम ब्रिजेस का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बिल्डिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे पास में। तो इन सब में ही हमें जॉब कॉस्टिंग से ज्यादा टाइम लगता ही है, और ये ज्यादा टाइम टेकिंग होता ही है। तो तब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बिल्डिंग, ब्रिजेस। ठीक है, इन सब के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिट कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं। और हम लोगों ने डिस्कशन किया था जितनी भी माइनिंग्स की जगह पे काम हो रहा हो वहां पर हम लोग यूनिट कॉस्टिंग देते हैं। जैसे बहुत सारी प्रेशियस आइटम्स और प्रेशियस चीजें माइनिंग ओर से निकलती हैं, तो ऑब्वियसली हम वहां पर जो भी हमारा आउटपुट होता है, यानी जो भी यूनिट या आउटपुट या सिंगल कोई भी एक इवेंट जो अकरेंस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्टिंग को देखते हैं कि भाई हमारी कितनी कॉस्टिंग यहाँ पर आ रही है। तब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग आउटपुट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, या फिर हम लोग यूनिट कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं।
ओके ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट है बैच कॉस्टिंग, जो जहां पर भी कहा जाए कि बैचेस में काम हो रहा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे बैच कॉस्टिंग का यूज होता है। जैसे हम लोगों ने स्क्रूज की बात करी थी, छोटे छोटे स्क्रूज होते हैं या पिंस होती हैं, या इस तरह के जितने भी छोटे इक्विपमेंट्स, छोटे आइटम्स बन रहे होते हैं, और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बल्क में हो रही होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम वहां पर यूज करेंगे तो वहां पर हम बैच कॉस्टिंग का यूज करते हैं। वहां पर जो हमारा मेथड यूज होता है, इट इज नोन एज बैच कॉस्टिंग। ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट है फॉर टेक्सटाइल यूनिट्स प्रोसेस कॉस्टिंग। द प्रोसेस इन्वॉल्व आर इजीली डिस्टिंग्विश्ड। ऑब्वियसली कई सारे, जैसे पेपर मिल्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर पेपर मिल्स हैं तो वहां पर भी एक प्रोसेस पूरा फॉलो हो रहा होता है। या अगर हम लोग बात करें जहाँ पे सोप की इंडस्ट्री है, सोप बन रहा हो वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है। एंड जब ये हम प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम उस प्रोसेस को बीच में ब्रेक नहीं करते हैं जब तक वो एंड प्रोडक्ट हम लोग को नहीं मिलता। या शुगर मिल्स हो गई, ठीक है, ऐसे, या जो ऑयल का जो रिफाइनरीज होती है या इस तरह की चीज होती है, तो वहां पर पूरा प्रोसेस, जैसे सोयाबीन ऑयल या इस तरह के ऑयल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जो एडिबल ऑयल है उनकी बात कर रहे हैं। ओके। तो इस तरह के ऑयल्स का जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, फिल्ट्रेशन और जो भी चीजें प्रोसेस हो रहा हो, तो वहां पर भी हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ पे होल एक पूरा प्रोसेस या सिस्टम काम कर रहा हो। ओके। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग्स की हम लोगों ने बात करी कि जहां पर भी सर्विसेज दी जा रही हो, हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, ठीक है, जहां पर भी आपको इंटरनेट सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, मोबाइल फोन्स के थ्रू, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे वो हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करेंगे। So these are few examples for in relation with the methods of cost accounting. तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होती हैं। ओके। तो फर्स्ट, अगर हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज, ये इम्पोर्टेंट चीज है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो बात होती है कि कैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने थे, तो जो मेथड्स हुए, टेक्निक्स हुई, या हम लोग जो भी और पैरामीटर्स यूज करते हैं, ये यूज होते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ठीक है। ये इन्हें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये इन्हें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और इसके लिए इन्होंने एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहा जाता है, CASB। ये गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो यूनिफॉर्म रहे, एक सा रहे। अगर आप की मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, आप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो बाहर की कंट्रीज में आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं तो वो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, ताकि आपको कोई हसल ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसके लिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 24 स्टैंडर्ड्स है जो इन्होंने बना रखे हैं इन रिलेशन विद दी कॉस्ट, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं टेक्निक्स। तो फर्स्ट टेक्निक है हमारे पास, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। वेल इट इज, जैसा उसके नाम से आपको लग रहा है ना कि यूनिफॉर्मिटी की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर भी, और जो कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना, कि जो लेड प्रिंसिपल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, वो यही बोलते हैं कि जो भी कॉस्ट के कंपैरिजन का मेथड होना चाहिए या टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, तो इट ऑलवेज शुड बी इन यूनिफॉर्मिटी, या उसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और भी कंट्रीज में यूज हो रहा है तो आप सिमिलर एक प्रोफार्मा रखो, टोटल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, या आप अपने यहाँ डायरेक्ट कॉस्टिंग या इनडायरेक्ट कॉस्टिंग यूज कर रहे हो और बाहर की जगह भी यही चीज यूज हो रहा है, ठीक है। या आपने मटेरियल लेबर ओवरहेड में उसको बाइफ्रोकेट कर दिया, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड की तरह देखो। तो पहला पॉइंट है, अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मटेरियल्स को अलग सेक्शन बना रखा है आपने, ठीक है, और बाकी चीजों के अलग सेक्शंस। ओके।
तो ये हो गया फर्स्ट, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिनल कॉस्टिंग। इट इज ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed and variable costs. It is used to ascertain the effect of changes in the volume or type of output on profit. मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम लोग एक होता है ना कि हम हमारा आउटपुट, हमने मटेरियल लगाया 100 kgs का, ठीक है, 100 kgs का मटेरियल लगाया है, तो ऑब्वियसली अब 100 kgs से हमारे 10 पीसेस बन रहे हैं। ठीक, जो भी हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं 10 पीसेस बन रहे हैं। तो ये तो हमारा एक सीधे सीधे हो गया ना कि 100 से लगाया और 10 पीसेस हमें बन के दे रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। बट क्या होता है जब हमें 11 पीसेस बनाने हैं, तब आपको कितना एक्स्ट्रा मटेरियल इनपुट देना पड़ेगा। उसके लिए देखा जाता है कि भाई आपको कितने एक्स्ट्रा मार्जिन्स मिलेंगे और कितने एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं, और कितना आपको प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा कितना रॉ मटेरियल्स में इंडल्ज करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रॉफिट में, यानी वॉल्यूम जो आप आउटपुट निकाल रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉफिट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मटेरियल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितना बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर बार आपको एक यूनिफॉर्मिटी वाला टाइप नहीं मिलता है कि आपको 100 बनाने को मिला, 100 kgs है और आपको 10 यूनिट्स बनाने को मिला। हमेशा क्या होता है, डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपको इस हिसाब से स्लॉट्स तय करने होते हैं। इसीलिए हम लोग ओआर में यूज करते हैं ना कि कौन सी मशीन खाली है, जो सी मशीन खाली है जिसमें हम इतना और प्रोडक्ट डालते हैं, जहाँ पे 9 प्रोडक्ट्स बन के मिल रहे हैं, हम वहां पे थोड़ा सा और रॉ मटेरियल डाल देंगे तो ऑब्वियसली वहां पे भी 10 हो जाएगा। तो वो जो आइडलनेस है ना, जो खाली है एक का स्लॉट, वो भी वहां फिलअप हो जाएगा। तो ये हमें किससे पता चलेगा, ये ओआर से पता चलता है। बट मार्जिन्स हम लोग इसी से निकालते हैं कि भाई ये जो एक्स्ट्रा एक है, ये कहीं पे अगर इन्वॉल्व हो पा रहा है तो हम इसको कहीं पे इन्वॉल्व कर देते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ना बढ़ पाए और हमारा आउटपुट वैसे का वैसे ही हमें रिसीव हो जाए। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ रही है एक्स्ट्रा डिमांड की वजह से, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट करने की वजह से, इसीलिए लोग कई बार क्या करते हैं, थोड़ा सा जो डिमांड जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं थोड़ा सा प्रोडक्शन को भी ऊपर नीचे करते हैं, जिसकी वजह से जो बाद वाला, अगर आपको अभी 9 मिले हैं प्रोडक्ट बनाने को, बाद में 11 मिले हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं मैचअप कर सकते हो और एक्स्ट्रा आप प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आप होल्ड करते हो उसको। ठीक है, कि आपको ऐसा ना हो कि आपकी वो मशीन पूरी बार में चले और 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट ही बन रहे हैं, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखा जाता है। और जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं या जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि एक्चुअल और जो आपका स्टैंडर्ड आपने बनाया हुआ था। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन, जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, दो चीजें ध्यान रखना कि एक डेविएशन होता है, मतलब एक होता है ना कि आप फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे होता है ना कि आप लोगों ने अपना सेट किया कि यार 80% मार्क्स हमको लेके आने हैं, तो आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई 80% मार्क्स लेकर ही आने हैं, कैसे भी करके। ओके, बट जो भी कॉन्सिक्वेंसेस या मिड में जो भी प्रॉब्लम्स रही उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट स्टिल आपने अपना एक प्रोजेक्शन कर रखा है कि मेरे 80% मार्क्स आने चाहिए। ओके, तो ये तो आपका स्टैंडर्ड हो गया। बट एक्चुअल में जब आपकी परफॉर्मेंस हुई तो आपके 75% मार्क्स आए, तो ये जो 5% का डेविएशन आ गया ना कि 80% और 75, जो 5 का डिफरेंस आया है, ये कैसे काम होगा। ठीक है, ये कैसे बढ़ गया है, आपने क्यों ये गैप बढ़ा लिया है, कि कौन कौन से रीजंस रहे हैं, तो हमेशा इसी एक जगह के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस्टिंग में बात करें, तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो भी इसी चीज पे काम करते हैं कि यार हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया था कि इतना हम रॉ मटेरियल लगाएंगे और इतने हमारे प्रोडक्ट बनने चाहिए। ठीक है, बट इतने प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या हमारे वेस्टेजेस ज्यादा हो रहे हैं या हमारे पीसेस में डिफेक्ट आ रहा है। तो अगर हमारे पीसेस में डिफेक्ट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्या मशीन की प्रॉब्लम है या ह्यूमन प्रॉब्लम है, जो लेबर्स है उनकी प्रॉब्लम्स है।
तो ये जो प्रॉब्लम्स है इनको दूर किया जाता है, इन डेविएशंस को दूर किया जाता है, इनके कॉजेस पे काम किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ना कि कैसे करके, कैसे भी करके आप अपना जो स्टैंडर्ड आपने बना रखा है उसी स्टैंडर्ड के आसपास रहो। बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस रहेगा तो वो लॉस में शो होने लगेगा। ठीक है, कि आपने एक स्टैंडर्ड बनाया, इसका मतलब आपने स्टैंडर्ड सोच समझ के बनाया ही नहीं है। होता है ना कि हमने स्टैंडर्ड सोच सोच के बनाया ही नहीं, हमने हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है। मतलब हमारे प्लांट, जो हमारा प्रोडक्शन प्लांट है, उस प्लांट की कैपेसिटी है कि वो पर डे हमें 1 लाख पीसेस बना के देते हैं। तो हमें तो ये पता है ना कि 1 लाख पीसेस देते हैं, बट हमने इसका असेसमेंट ठीक से नहीं किया। हमने ये जानना ही नहीं चाहा कि कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, और हमने बोला कि ऐसा है, हम पर डे 5 लाख का प्रोडक्शन करेंगे। भाई आपके प्लांट की उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि देंगे? तो आपको 2 शिफ्ट में करना पड़ेगा, 3 शिफ्ट में करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी जो कार बनाने वाली कंपनीज हैं, इनके भी क्या होता है, इनके शिफ्ट्स में काम होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ये क्या करते हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं कि इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इनको मालूम है एक बार जब मशीनें चल रही हैं तो कितना प्रोडक्शन हो सकता है, ये इसका असेसमेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें यही सब चीजें चेक करके बताती है कि किस तरीके से हमारा जो स्टैंडर्ड्स है हमें उसे मेंटेन रखना है। और अगर वो ठीक काम नहीं करता है, कहीं पे इश्यूज आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम किस तरह से उनको ओवरकम करें, और या उनको सस्टेन रखें, कंट्रोल कर सके, जिससे एटलीस्ट हम शिफ्ट में काम करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। ओके, नेक्स्ट वी हैव हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ओके, इट इज ascertain of cost after they have been incurred। हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में जो ऑलरेडी हमें इनकर्ड हो चुकी हो, हम लोग अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लिखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी होती है, ऑलरेडी हमारी खर्च हो चुकी होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, इट एम्स एट ascertaining कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड ऑन वर्क डन इन द पास्ट। ये इसलिए जरूरी हो जाता है ना कि आपके पास एक डेटा होता है जो पहले से कंफर्म डेटा है, यानी आपने कितना रॉ मटेरियल लगाया था, कितना प्रोडक्शन हुआ था, कितने ओवरहेड्स हुए हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी कितनी गई है, मशीन कितनी देर चली है, रॉ मटेरियल में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या इश्यूज आ रहे थे, मतलब सारा डेटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तो ऑब्वियसली ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है कि आप इस पे बेस बना के अपने आगे के लिए फ्यूचर को प्री डिटरमाइंड कर सकते हैं। आपका जो बेस है उसी के अकॉर्डिंग आप सेट करते हो ना। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग एग्जाम में क्या परफॉर्म करेंगे, इसके लिए तो हम सेट करते हैं ना, हमें पता होता है हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं, ऑलरेडी हमारा जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट रिजल्ट आ चुका होता है, तो हम उस पर बेस बनाते हैं कि हमें कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। सिमिलरली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो भी इसी तरीके बेस मान के चलती हैं। तो ये बेस क्या होती है, जितना भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डेटा होता है, या हिस्टोरिकल में आपने हिस्ट्री में जो कॉस्टिंग निकाली होती है कि आपके पास कितनी फैसिलिटीज है, कितनी, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आप देखते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट को चेक करते हो। यानी आपके पास पहले से इतना स्ट्रॉन्ग डेटा होता है कि आपको पता है कि कितना खर्च होता है एक्चुअल पॉइंट से, अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो कितनी आप आउटपुट इससे ले सकते हो, या आपको कितना आउटपुट इस मटेरियल को लगाने में लगा, तो अगर मटेरियल आप किस रेशियो में बढ़ाओगे ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए, आपकी यील्ड बढ़ जाए, या हम कह सकते हैं कि आपका आउटपुट या प्रॉफिट आपके किस रेंज में बढ़ जाए। ओके, तो इसलिए हमारे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट कॉस्टिंग। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल एंड सम फिक्स्ड कॉस्ट relating to operations, processes or products, leaving all the costs to be written off against profit in which they rise। डायरेक्ट कॉस्टिंग का मतलब हुआ जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो भी डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे हम लोगों ने सुपरवाइजर्स की
सैलरी की बात करी थी, जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं या अगर हम लोग उनकी बात करते हैं तो वो तो हेल्प करते हैं आपके प्रोडक्शन में, मैनेजर्स और ये सब जो सुपरवाइजर्स हैं, बट ये आपका प्रोडक्शन करते नहीं है, ये जस्ट सुपरवाइज करते हैं, मैनेजर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। आपके अकाउंटेंट्स आपको सैलरी देते हैं, कहीं ना कहीं आपका काम तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हेल्पिंग यू इन मैन्युफैक्चरिंग इन प्रोडक्शन। आपके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में कौन हेल्प कर रहे हैं? अगर आपने कोई एक्सपर्ट बुलाया हुआ है, ठीक है, जो आपकी मशीन से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसकी सैलरी हम इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सिमिलरली आपके जितने भी लेबर्स हैं जो आपका प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं आपको, ठीक है, अगर वो डायरेक्टली उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली आप उनकी सैलरी को इंक्लूड करोगे। और रॉ मटेरियल्स जो भी आप परचेज कर रहे हो, वो सारी की सारी रॉ मटेरियल्स आप इंक्लूड करते हो अपने प्रोडक्शन में। तो सारी रॉ मटेरियल्स और उस रॉ मटेरियल्स को जो कैरीड इनवर्ड आउटवर्ड रहता है, तो वो भी आप इंक्लूड करते हो, क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में का पार्ट होता है। अगर आपको याद हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड जिसको बोलते हैं ना, कि आप रॉ मटेरियल जब लेकर आए तो भाई ऑब्वियसली जहाँ जहाँ सप्लायर है, सप्लायर से आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां तक लेकर आप आए हो, कैरी करके लाए हो, तो उसको कैरेज इनवर्ड आपने इंक्लूड किया है, तो उसको भी आप डायरेक्ट कॉस्टिंग में ऐड कर लोगे। आपके ट्रांसपोर्टेशन जो भी लगा हुआ है, ठीक है, आपका रॉ मटेरियल के जो भी चार्जेस हैं, जो भी पैसे हैं, जितने भी तरीके के रॉ मटेरियल हैं जो आपके प्रोडक्ट के बनाने में इंक्लूड हो रहे हैं, ओके। तो ये चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो, क्योंकि कई सारी चीजें वेरिएबल होंगी, जैसे मटेरियल, जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना मटेरियल लगेगा। कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, जैसे आपकी मशीनरी फिक्स्ड होगी, ठीक है। और क्योंकि एक बार प्रोडक्शन करने के बाद मशीनरी खत्म तो नहीं हो जाएगी ना, बिल्डिंग भी वैसी फिक्स है, ठीक है। व्हीकल्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, उनकी कॉस्टिंग जो आपके कैरेज इनवर्ड में इंक्लूड है, अगर आपके पास खुद का अपना व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है, तो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, यानी एलिमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो या फिर हम बात कर सकते हैं वो उसको कह सकते हैं ओवरहेड की से रिलेटेड कॉस्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी और इन सब चीजों, तो ये सारी जितनी डायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे वो आपके प्रोसेस में चाहे वो सर्विस में इंक्लूड हो, अ, और इसके अलावा जो बाकी सारी अदर कॉस्ट है उनको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग, यानी आपका प्रोडक्ट की इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी आपको पड़ रही है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे पास है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशंस प्रोसेसेस और प्रोडक्ट। This differ from marginal costing where fixed costs are excluded. मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग बार बार बात करते हैं ना, जब हम प्रोडक्ट के बनाने की बात करते हैं तो हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग में बात करें तो जो फिक्स्ड नेचर की चीजें ना, जैसे बिल्डिंग या मशीनरी की बात होगी, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। इसलिए एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि हम क्या मार्जिन देखते हैं कि भाई हमने, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में बात करी थी कि 100 kgs है हमारे पास, 10 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि कितना और वेरिएबल कॉस्ट हमारा लगा एक और नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक और नए प्रोडक्ट के मार्जिन में हमें कितना एडिशनल मटेरियल खर्च करना पड़ा, ओके। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये उसके जैसा नहीं है, बिकॉज इट इज प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब करता है ये सारे तरह की कॉस्टिंग, यानी वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या देखते हैं, सिर्फ मार्जिन की बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बनने में कितना एक्स्ट्रा हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, क्योंकि बाकी चीजें तो हम ये मानते हैं भाई ऑलरेडी हमारे पास में लेबर्स भी है, बिल्डिंग भी है, और हमारे पास मशीनें भी हैं, तो हमें बस रॉ मटेरियल और एक्स्ट्रा लगाना है, तो हमारा एक नया प्रोडक्ट कितने का बनेगा। बट एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या कहते हैं, हम ये मानते हैं कि चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, हम तो भाई सारी चीजें यूज कर रहे हैं ना, हम तो बिल्डिंग भी यूज कर रहे हैं, हम तो मशीन भी यूज कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन में वो सारे तरह की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका कहने का मतलब ये है। सो एनी ऑफ द मेथड कॉस्टिंग लाइक यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग एक्सेट्रा
ये जितनी भी हम लोगों ने अभी मेथड्स की हम लोगों ने लास्ट टर्न पे बात करी, तो जितने भी हमारे पास ये मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हम लोग यूज करते हैं इन टेक्निक्स। जैसे हम लोगों ने मेथड्स में अलग अलग मेथड्स जो हम लोगों ने आउटपुट, सिंगल यूनिट या सर्विस कॉस्टिंग, जिसको हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बात करी, इन सारे मेथड्स को हम लोग टेक्निक्स में यूज करते हैं। और टेक्निक्स हमारे पास कितनी है? सिक्स, वी हैव सिक्स टेक्निक्स। ठीक है, फर्स्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में हम लोग मेथड्स की यूज करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, अगर हमारी माइनिंग्स हो रही है तो हम सिंगल कॉस्टिंग यूज करेंगे, बट यूनिफॉर्मिटी रखेंगे। ठीक है, तो ये मेथड्स, ये वो मेथड्स हैं और ये टेक्निक्स हैं। डिफरेंशिएशन है दोनों में, अलग अलग याद रखिएगा। तो फर्स्ट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, historical costing, direct costing, and the last one is absorption costing. Okay, so I hope class कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हम लोगों ने बात करी है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। हमारे पास सिक्स टेक्निक्स हैं कॉस्टिंग की। ओके यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास। और आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है? यस मैम। ओके, एक्सक्यूज मी यस 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 अंजलि। मैम, आपने करवाया था कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसी के बाद ही करना है? उसके बाद हम लोगों ने मेथड्स भी तो लिखे थे। हाँ हाँ, मतलब जो जितना हो चुका है उसके बाद ये करना है ना? यस बेटा, यस बेटा। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। यस नमन। मैम पीपीटी शेयर कर दीजिए। मैम ये यस मैम से मैं ये कह रहा था कि पीपीटी शेयर कर दीजिए मैम। अच्छा, पीपीटी शेयर कर देंगे, ओके ठीक है। पीपीटी शेयर कर देंगे। आपको नोट्स चाहिए होंगे ना टेक्निक्स के, तो हम आपको टेक्निक्स के यस शेयर कर मैम, देंगे। नोट्स ही चाहिए थे। ठीक है, बाकी तो आपका कंप्लीट हो ही गया होगा ना लास्ट टाइम तक। तो बस ये यस मैम। टेक्निक्स। और कल भी ओके क्लास, एंड कल भी आपकी ऑनलाइन क्लास ऐसी लगेगी। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। और आई थैंक यू होप मैम। कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है। जस्ट वेट, एक बार हम अटेंडेंस चेक कर लेते हैं। जयेश, नव्या, प्रखर, प्रचेता, नमन, आयुष, अलका, आयुषी, अपूर्वी, अनुष्का, अनामिका, आयुषी, अंजलि, अदिति, जया, ईशा, आर्या, अभिषेक, हर्षित, हिमांशु। इज देयर एनीवन एल्स? किसी कोई और है? ओके, अनमोल, सैमसन, स्नेहा ऑल्सो। थैंक यू मैम। ओके ओके ओके, सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है ना क्लास? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके नेहा।